हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और इस क्लास से हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है हम इस क्लास से समझना स्टार्ट करेंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने लेसन फर्स्ट की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं उस क्लासेस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यदि आप इसके क्लास पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको क्लास पीडीएफ नोट्स जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वर्कशीट भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए हम आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करने के कितने मेथड होते हैं। यदि हम गुडविल के वैल्यूएशन करने के लिए कितने मेथड्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए टोटल जो मेथड्स हैं वो कितने हैं, 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। यानी कि हम 4 मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, फर्स्ट मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड कौन सा होता है, सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो थर्ड मेथड है वो कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और फोर्थ मेथड कौन सा है, फोर्थ मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। फोर्थ मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड को के भी कितने पार्ट किए गए हैं, 2 पार्ट किए गए हैं। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और एक होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एक कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और एक कौन सा है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यानी कि आपको इस चार्ट को देखकर ये पता लग गया होगा कि हम इसके अंदर कौन कौन से मेथड के बारे में जो हैं पढ़ने वाले हैं। और आपने यदि इस साल के सैम्पल पेपर को देखा है तो उसमें गुडविल का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। यानी कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज की क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। फिर सेकंड वीडियो के अंदर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करेंगे और थर्ड वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन करेंगे। घबराने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर को कर आप आराम से जो है मार्क्स क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। तो देखिए, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो क्वेश्चन है वो 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होता है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको एवरेज प्रॉफिट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्योंकि बिना एवरेज प्रॉफिट निकाले आप फर्म की गुडविल नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। आपको करना क्या है, टोटल ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमें प्रीवियस ईयर के यानी कि पास्ट ईयर्स के जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं हमें उनको ऐड करके सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट निकालना है। फिर जितने साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं हमें उसे नंबर ऑफ ईयर, यानी कि अगर हमें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना है।
हमें 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो हमें 5 से डिवाइड करना है। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं उन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितने साल के प्रॉफिट हैं उससे उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस गिवन है, क्या गिवन है, एबनॉर्मल लॉस। अब आप कहेंगे कि सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसे लॉसेस जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। किसके होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के, यानी कि वो हर साल नहीं होते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट। भाई हम फिक्स्ड असेट्स को हर साल तो नहीं बेचते, अगर किसी फिक्स्ड असेट को बेचने से हमें कोई लॉस हुआ है तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। इसी तरह अगर हमें लॉस बाय फायर यानी कि आग लगने से कोई नुकसान हो गया तो वो भी एबनॉर्मल लॉस है। अगर लॉस बाय थेफ्ट, अगर हम चोरी होने से कोई नुकसान हो गया तो ये भी क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। हमने कोई कंपनसेशन पेड किया है, क्या पेड किया है, कंपनसेशन पेड किया है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो यानी कि ऐसे लॉसेस जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, अगर क्वेश्चन में वो दे रखे हैं तो आपको उनको क्या करना है, आपको उसको प्रॉफिट के अंदर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कोई एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो सबसे पहले आपको उसको प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है और एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। उसी तरह अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एबनॉर्मल गेन दे रखा है, क्या दे रखा है, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन से क्या मतलब, बिल्कुल सेम ऐसे गेन जो हमें हर साल नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, हमको किसी फिक्स असेट को बेचने से क्या हुआ, लाभ हो गया। कोई ज़मीन थी हमने बेच दी, हमने 10 लाख की खरीदी थी लेकिन हमने 15 लाख में बेच दी, तो 5 लाख का जो गेन हुआ वो एबनॉर्मल गेन है। यानी कि ऐसे गेन जो हर साल नहीं होते उनको अपन एबनॉर्मल गेन कहते हैं। उसी तरह इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, हमने हमारा कोई इंश्योरेंस का क्लेम था वो हमें क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। तो यानी कि ये भी एक तरीके से हर साल होने वाली कोई इनकम नहीं है, यानी कि ये भी एक एबनॉर्मल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो आपको उसको प्रॉफिट में वापस ऐड करना है, और एबनॉर्मल गेन यदि गिवन है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उसे प्रॉफिट में से लेस कर कर क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट। जब हम एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लें तो उसके बाद फिर हमें टोटल ऑफ प्रॉफिट निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर कर हमें सबसे पहले क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया, जो भी एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, ये हमें क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे, गिवन होंगे, तो उससे हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें ये दो स्टेप जो हैं फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन अपन को एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमें एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो हमें प्रॉफिट में ऐड करना है, एबनॉर्मल गेन गिवन है तो हमें प्रॉफिट में से लेस करना है रिलेटिव ईयर के। जिस रिलेटिव ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस ईयर के प्रॉफिट में ऐड करना है। जिस ईयर के प्रॉफिट के साथ हमें एबनॉर्मल गेन गिवन है
उस ईयर के प्रॉफिट में से हमें एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, उसके बाद टोटल ऑफ प्रॉफिट निकालना है, फिर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई करके हमें फर्म की क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो ये दो स्टेप जो हैं हमें क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वॉज ₹1 लाख। तो हमें कैपिटल से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, हमें 3 साल का प्रॉफिट जो है गिवन है, लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट जो है हमें गिवन है। 2013-14 का प्रॉफिट कितना है, 40,000। 2014-15 का प्रॉफिट कितना है, 46,000। एंड 2015-16 का प्रॉफिट कितना है, 52,000। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000 इन 2014-15। ये कह रहा है 14-15 के अंदर 3,000 का एबनॉर्मल लॉस भी है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेजेज। ईयर्स परचेजेज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, हमें फर्म की गुडविल निकालनी है और आंसर कितना आना चाहिए, 94,000। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ ईयर्स लिख लेते हैं। भाई हमें 2013-14, 2014-15 और 2015-16 का जो प्रॉफिट दे रखा है, सबसे पहले तो वो हम लिख लेंगे। कितना कितना प्रॉफिट है, 40,000, 46,000 और 52,000। 40,000, 46,000 और 52,000, ये 3 साल का प्रॉफिट हमें क्या है, गिवन है। फिर एक एडजस्टमेंट क्या है, 3,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस है। कब, किस में लॉस है, 2014-15 में। तो 2014-15 के प्रॉफिट में हम इस 3,000 रुपये को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 2013-14 का एक्चुअल प्रॉफिट तो 40,000 ही आ रहा है। 2014-15 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 49,000 हो गया। और 2015-16 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 52,000 है। तो अब हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 1,41,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा फार्मूला है। अब क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स कितना है, 1,41,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 हैं। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा 3 4 12, 2 गया, 3 7 21, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 47,000। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे फर्म की, गुडविल निकालने का फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेज ईयर, नंबर ऑफ परचेजेज ईयर। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट है 47,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितने हैं, 2। तो आप देख लीजिए फर्म की गुडविल आ जाएगी 94,000, यानी कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो हमने क्या किया, जो एबनॉर्मल लॉस हमें गिवन था, हमने रिलेटिव ईयर के प्रॉफिट के अंदर उसको क्या करा, ऐड कर दिया। फिर हमने एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। फिर टोटल प्रॉफिट्स हमने कर टोटल ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया। फिर नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया।
और एवरेज प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल निकाल ली। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या था, एक सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। A and B are partners sharing profits equally. They admit C into partnership for equal share. Goodwill was agreed to be valued at 2 years, यानी कि नंबर ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितने हैं, 2 ईयर्स हैं। वैल्यूड एट 2 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, यानी कि इन्होंने सी को एडमिट किया है इक्वल शेयर के लिए। हमें फर्म की गुडविल का क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। और वैल्यूएशन करने के लिए क्या कह रहे हैं, हमें लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितने गिवन है, 2। अब लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं हम। तो 31 मार्च 2014 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, प्रॉफिट है 17,000। 31 मार्च 2015 का प्रॉफिट है 1 लाख। 31 मार्च 2016 को जो ईयर एंड हुआ है उसमें लॉस है 55,000 का। और 31 मार्च 2017 को जो ईयर एंड हुआ है उसका प्रॉफिट है 1,45,000। तो अब देखिए, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2013-14, ये है 14-15, ये है 15-16 और वो है 16-17। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयर लिख लेते हैं। ईयर कितने कौन कौन से हैं, एक तो फाइनेंशियल ईयर है 2013-14, एक है 14-15, एक है 15-16 और एक है 16-17। तो ये 4 फाइनेंशियल ईयर हैं और इन 4 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना कितना गिवन है। अब जो 13-14 है वो है 70,000 और 1 लाख। तो एक तो लिख लेते हैं 70,000 का प्रॉफिट तो इसका गिवन है, 1 लाख का प्रॉफिट इसका गिवन है। उसके बाद यहाँ पर हमें 55,000 का लॉस गिवन है और 1,45,000 का प्रॉफिट गिवन है। तो देखिए 55,000 का जो लॉस है यानी कि ये नेगेटिव है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और 1,45,000 का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने फाइनेंशियल ईयर को मेंशन कर लिया, उसके बाद हमने प्रॉफिट्स को लिख लिया। अब देखिए आगे, अब हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज। अब क्या क्या दे रखा है, द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, यानी कि 31 मार्च 2014 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसमें 10,000 रुपीज़ का क्या है, एबनॉर्मल गेन है। क्या है, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2013-14। तो 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर एबनॉर्मल गेन है 10,000 का, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, द फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस दे रखा है ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, यानी कि 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2014-15 के प्रॉफिट में हम 20,000 के एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या एडजस्टमेंट है, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹50,000, यानी कि कार की रिपेयरिंग कराई 50,000 रुपीज़ की, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। यानी कि हमने क्या करा, इसे किस तरह का खर्चा मान लिया, हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं माना, हमने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया।
यानी कि हमने व्हीकल अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया। अब हमें करना नहीं था, हमें रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करना था, हमने व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि हमने असेट को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। हमें एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना था, हमने असेट को इंक्रीज कर दिया। तो भाई अब क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस तरह के एडजस्टमेंट को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि भाई 50,000 रुपीज़ कार की रिपेयरिंग पर खर्च किए। अब हमें जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए थी, हमें जनरल एंट्री करनी चाहिए थी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें जनरल एंट्री करनी चाहिए थी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने जनरल एंट्री क्या कर दी, हमने जनरल एंट्री कर दी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या करना पड़ेगा भाई, हमको उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना था, हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। अब हम इस गलती को सुधारेंगे तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कैश से कैश तो कैंसिल हो गया, हमें रिपेयर्स को वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, और व्हीकल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि असेट को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, और हमें एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम एक्सपेंसेस को यदि इंक्रीज करते हैं तो हमारे 2015-16 का जो प्रॉफिट गिवन है, तो हमें एक्सपेंसेस को हमें इंक्रीज करने के लिए, यानी कि तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इससे प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट में से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। हमें 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट में से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, तो हमने प्रॉफिट में से 50,000 रुपीज़ क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अभी इस तरफ आप ध्यान मत दीजिए, भले से ही ये लॉस क्यों ना हो, हमें क्या करना है, हमें तो प्रॉफिट को 50,000 से डिक्रीज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा, एक्सपेंसेस के इंक्रीज होने से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे ये क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 depreciation was charged on vehicle at the rate of 10% on straight line method। अब हमसे एक गलती और हो गई, हमने व्हीकल अकाउंट में तो उसको डेबिट करा, साथ ही साथ हमने क्या करा, उसके ऊपर 10% की रेट से डेप्रीशिएशन भी लगाया। और वो भी कौन से मेथड से लगाया, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने क्या करा, डेप्रीशिएशन भी लगाया। तो हमने डेप्रीशिएशन लगाया तो हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब 50,000 रुपीज़ के ऊपर हमने 2 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या लगाया, डेप्रीशिएशन। अब इस चीज़ को भी समझना, 50,000 रुपीज़ के ऊपर 10% की रेट से, यानी कि 5,000 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन हमने 2 साल तक लगाया। तो 2 साल हमने क्या किया, प्रॉफिट को कम कर दिया। तो हमें 2 साल का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि हमें 2015-16 का प्रॉफिट 5,000 से इंक्रीज करना है, और हमें 2016-17 का प्रॉफिट भी 5,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमको डेप्रीशिएशन लगाना ही नहीं था, और फिर भी हमने डेप्रीशिएशन लगा दिया, और डेप्रीशिएशन प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो देखिए 2013-14 का तो जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो कितना आया, 60,000। 2014-15 का जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो आया 1,20,000। और यदि हम बात करें 2015-16 की, तो यहाँ पर ये लॉस गिवन है, यानी कि ये ऑलरेडी किस में है, माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, यानी कि लॉस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यानी कि 1,05,000 का लॉस हो गया, तो माइनस के 1,05,000 हो गए। अब माइनस के 1,05,000 और प्लस के 5,000, तो नेट इफेक्ट क्या आया, सीधा 1,00,000 रुपीज़ का क्या आ गया, लॉस आ गया।
क्योंकि भाई माइनस का साइन क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमें 1 लाख रुपीस का क्या हुआ है, लॉस हुआ है 2015-16 का। इसको आप प्लस मत मान लेना, माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो गए, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो 1,05,000 का लॉस शो हो रहा है, प्लस के 5,000 है, माइनस प्लस माइनस हो गए, तो लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। और 2016-17 का जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है वो आया है 1,45,000, और 5,000 को हम ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमने एक्चुअल प्रॉफिट को आफ्टर एडजस्टमेंट क्या किया, फाइंड आउट किया। इस साल के अंदर 10,000 रुपये का एबनॉर्मल गेन था तो हमने माइनस कर दिया। इस साल के अंदर 20,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस था तो हमने प्लस कर दिया। हमने गलती से रिपेयर्स के एक्सपेंसेस को व्हीकल में लिख दिया था, तो अब हम वापस पीएनएल में लिखेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, हमने डिक्रीज़ कर दिया। फिर हमने जो व्हीकल में 50,000 रुपीज़ लिखे थे उसके ऊपर गलती से डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। डेप्रीशिएशन चार्ज करने से क्या हुआ कि प्रॉफिट कम हो गया, तो हमें प्रॉफिट को वापस इंक्रीज़ करना होगा, तो हमने 2 साल का प्रॉफिट वापस क्या किया, इंक्रीज़ किया। ठीक है, और अल्टीमेटली हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 120 और 60 कितने हुए, 180, 180 और 50 कितने हुए, 230, 330, और 330 के अंदर से 1 लाख को हमने माइनस किया तो फाइनल टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,30,000 का फाइनल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब ये हमने टोटल ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया, तो अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2,30,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 57,500 आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 57,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ईयर्स ऑफ परचेजेस कितने गिवन है, 2 ईयर्स, तो हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और एक 15, 2 5 ज़ा 10 और एक ये 11, यानी कि फर्म की गुडविल कितनी है, 1,15,000। अपन आंसर देखते हैं कि भाई आंसर गिवन है क्या, बिल्कुल 1,15,000 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो एक या तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया जा सकता है एवरेज प्रॉफिट का, या इस तरीके का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। तो हर एडजस्टमेंट को बहुत ही आराम से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद जाकर हमें एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करके टोटल प्रॉफिट निकालना है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई करके फर्म की क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला एडजस्टमेंट बहुत ही बढ़िया था, तो मैंने आपको ये सिखाया। तो इस तरह के एडजस्टमेंट जो हैं हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व किए। अब आप अपनी बुक्स के अंदर से जो क्वेश्चन, बुक के अंदर जो क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट के दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए। मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, एक सिंपल क्वेश्चन और एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।